रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। पूरा शहर रंग बिरंगी राखियों से सजा हुआ था। लेकिन इस चहल पहल के बीच शहर की एक छोटी सी झुग्गी में रहने वाली मीरा के लिए ये दिन सिर्फ अकेलेपन का एहसास लेकर आता था। आज फिर वही दिन आ गया, राखी का त्योहार। सुधा आंटी कल कह रही थी कि बाजार में कितनी सुंदर राखियां आई हैं। काश काश मेरा भी कोई भाई होता। माँ बाप तो चले गए और ना कोई भाई ना कोई बहन, बस मैं अकेली इस अंधेरी दुनिया में। हे भगवान, क्यों मेरे पास कोई नहीं है। उसी रात जब पूरा शहर सो चुका था, राजू नाम का एक चोर अंधेरे में छुप छुप कर मीरा के घर के पास आया। उसने सुना था कि यहाँ एक अकेली अंधी लड़की रहती है। यहाँ जरूर कुछ पैसे या गहने होंगे। अकेली लड़की है, आसान काम है। कोई जगह तो नहीं? हे भगवान, मुझे कोई सहारा दे दो। इस राखी के दिन मुझे लगता है जैसे पूरी दुनिया खुश है और मैं अकेली हूँ। कब तक ऐसे अकेली रहूंगी। कौन है वहाँ? हाँ, कोई है क्या? मैं राहगीर हूँ, रास्ता भटक गया था। इतनी रात को यहाँ कैसे? लगता है मैंने अपना रास्ता खो दिया है। यहाँ थोड़ा फिसलन थी तो गिर गया। अरे, कहीं चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, आप मेरे घर के बरामदे में बैठ जाइए। सुबह होते ही आप रास्ता पता करके निकल जाइएगा। तुम डर नहीं रही? अकेली हो, अंधेरी रात में एक अजनबी से बात कर रही हो। डर किस बात का? मेरे लिए तो हमेशा अंधेरा ही है। और हाँ, मैं अंधी हूँ, लेकिन आवाजों से लोगों को पहचान लेती हूँ। आपकी आवाज में कोई बुराई नहीं है। कैसे कैसे पता चला तुम्हें? आइए अंदर, चाय बनाती हूँ आपके लिए। इतनी बारिश में बाहर मत खड़े रहिए। तुम मुझे चाय दे रही हो? तुम तो मुझे जानती भी नहीं। जानना क्या है, आप इंसान हैं, मैं इंसान हूँ, और इंसान इंसान की मदद करता है। यही तो सिखाया था माँ ने। तुम्हारी माँ कहाँ है? घर में और कोई है? चली गई भगवान के पास। बाबा भी साथ ही चले गए। अब बस मैं अकेली हूँ। कभी कभी लगता है जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेली हूँ। इसके पास चुराने के लिए क्या होगा? ये तो खुद ही इतनी गरीब है। आप बताइए, वैसे कहाँ जाना है आपको? मैं कहीं का नहीं हूँ, न घर है न परिवार। मैं भी अकेला हूँ। तो आप भी अकेले हैं? बिल्कुल जैसे मैं। तो कैसे गुजारा करते हैं? मैं गलत काम करता हूँ, चोरी। मेरी माँ भी कहती थी कि बुरे काम न करूं, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। चोरी? अरे, ये तो गलत बात है। अभी भी वक्त है भैया। माँ की आत्मा को शांति मिलेगी अगर आप सही राह पर आ जाइए। आप अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी आवाज से समझ गई। तुम इतनी अच्छी कैसे हो? मैं तुम्हारे यहाँ चोरी करने आया था और तुम मुझे चाय पिला रही हो। चोरी करने? चोरी क्या करते? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर प्यार और दुआएं चुराना चाहते हैं तो ले जाइए। तुम अंधी हो फिर भी तुम्हें सब दिखता है, और मैं आंखें होकर भी अंधा हूँ। तुमने आज मुझे इंसान बनाया है। वहीं अगले ही दिन राखी का त्योहार आ गया, लेकिन मीरा तो मानो मुरझाई सी बैठी थी। आज राखी है, सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही होंगी और मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। मीरा, क्या तुम मुझे अपना भाई मानोगी? क्या? क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ कि तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कोई गलत काम नहीं करूंगा। सच में? आप मेरे भाई बनेंगे? लेकिन मैं तो अंधी हूँ, गरीब हूँ। बहन, तुमने मुझे प्यार दिया जब मैं इसके काबिल भी नहीं था। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जिंदगी भर। मेरे पास कोई महंगी राखी नहीं है भैया, बस ये साधारण धागा है। ये धागा नहीं, प्यार की डोर है बहन। इससे सुंदर राखी मैंने कभी नहीं देखी। हे भगवान, मेरे भाई की हमेशा रक्षा करना। आज मेरी भी राखी है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। अब तुम अकेली नहीं हो मेरी प्यारी बहन। वही पड़ोस की आंटी कुछ दिन बाद मीरा से मिलने आती हैं। मीरा बेटी, ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। सुधा आंटी, ये मेरे भाई हैं राजू। इन्होंने वादा किया है कि अब ये मेरी देखभाल करेंगे। आंटी जी, मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ, मजदूरी, कुछ भी ईमानदारी का। अब मैं और मेरी बहन दोनों ईमानदारी से कमाकर जिएंगे।
अरे वाह, भगवान ने मीरा की सुन ली। तुम दोनों का भला हो, आशीर्वाद देती हूँ। भैया, अगले साल मैं आपके लिए बहुत सुंदर राखी लाऊंगी। और मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर गिफ्ट लाऊंगा बहन। भैया, आज मुझे लगता है जैसे मेरी माँ स्वर्ग से मुस्कुरा रही हैं। और मेरी माँ भी। आज वो गर्व कर रही होगी कि उसका बेटा सही राह पर आ गया है। और इस तरह एक चोर बन गया एक प्यारा भाई। उस दिन के बाद राजू ने कभी गलत काम नहीं किया। वो मेहनत मजदूरी करके मीरा का और अपना पेट भरता। और मीरा वो अब अकेली नहीं थी, उसका एक भाई था जो उसकी रक्षा करता था। भैया, अगले साल मैं आपके लिए सुंदर राखी लाऊंगी। और मैं तुम्हारे लिए सुंदर गिफ्ट लाऊंगा बहन। इस तरह एक चोर बन गया प्यारा भाई। राखी का त्योहार सिखाता है कि रिश्ते हमेशा खून से नहीं, प्यार से बना करते हैं। आंचल अपने बड़े भाई चंदन के साथ रहती है। उन दोनों के माता पिता बचपन में ही उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे, जिसके बाद चंदन ने ही अपनी बहन को संभाला। चंदन काफी अच्छा खाना बनाता था, जिस कारण उसने अपना छोटा ठेला खोला और खूब पैसे कमाकर अब अपना ढाबा खोला। ढाबे के जरिए वो अपना और अपनी बहन आंचल का पेट पालता है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने देता है। गुड़िया, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? ये लो, तुम्हारे लिए मैंने ये नई फ्रॉक ली है और ये सुंदर सुंदर चूड़ियां भी। अरे वाह, ये कितनी सुंदर चूड़ियां हैं भैया। और ये फ्रॉक, ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी खुशी का कितना ख्याल रखते हो भैया। आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हो। और तू भी दुनिया की सबसे अच्छी बहन है, मेरी छुटकी गुड़िया। हाँ भैया, लेकिन समय सब कुछ बदल देता है, जिंदगी भी और रिश्ते भी। आंचल को कॉलेज में भेजने के लिए चंदन ने अपनी पढ़ाई को त्याग दिया और आंचल को अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे मनीष से प्यार होता है और मनीष भी आंचल से प्यार कर बैठता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के संग शादी कर लेते हैं। और शादी होने के बाद अचानक से आंचल अमीर ससुराल में जाकर बदल जाती है। उसके सास ससुर बृजमोहन और राजेश्वरी उससे कहते हैं, तुम ठहरी एक गरीब ढाबे वाली की बहन, लेकिन हमारे बेटे की खुशी तुम में है, इसीलिए हम तुम्हें खुशी खुशी अपना रहे हैं। हाँ बहू, अब तुम एक अमीर घराने की बहू हो, तो तुम्हें वैसे ही रहना होगा, समझ गई तुम? जी अम्मा, जी पापा जी, मैं आप दोनों को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। बहुत अच्छी बात है। फिर बाद में, आंचल, अब तुम्हें अपने उस गरीब भाई के साथ रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ मनीष, मुझे तो इस अमीरी वाली जिंदगी को ही जीना था हमेशा से, इसीलिए मैं अब अपने भैया से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहती हूँ। वेरी गुड। आंचल अपने भैया को भूल जाती है। वो उस तक पहुँचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। एक दिन जब वो अपनी चमचमाती हुई कार में सवार होकर गांव के बाजार में कुछ सामान खरीदने जाती है, तभी वहाँ पर उसे चंदन देख लेता है। चंदन अपनी गुड़िया को देख खुशी से चहक उठता है। गुड़िया, मेरी गुड़िया रानी, यहाँ पर। गुड़िया, ये गुड़िया कैसी है रे तू? मेरी बच्ची। हटो यहाँ से, कौन हो तुम? और मैं तुम्हारी कोई गुड़िया बुड़िया नहीं हूँ, हटो, मुझसे दूर रहो। लेकिन गुड़िया, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? मैं तेरा भैया हूँ चंदन। तुझे बचपन से पाला है मैंने प्यार से। तू मेरी गुड़िया है। तू अमीर ससुराल में जाने के बाद मुझे भूल कैसे सकती है? पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, और दूसरी बात, अभी के अभी यहाँ से हट जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे मैं एक अमीर घराने की बहू हूँ और तुम एक दो कौड़ी के गरीब ढाबे वाले। तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या औकात है मेरे सामने? हटो यहाँ से। गुड़िया तू ऐसे कैसे बोल सकती है मुझे? अरे गुड़िया रुक तो गुड़िया। आंचल कार में बैठ जाती है और वहाँ से उसकी कार जाने लगती है। वहीं चंदन नंगे पांव उस कार के पीछे भागने लगता है। गुड़िया, अरे गुड़िया रुक तो। ऐसे कैसे भूल सकती है मुझे तू? अमीर घराने में शादी कर लेने से तू मुझे भूल ही गई। इतनी आसानी से पराया कर दिया अपने भैया को। वो भैया जिसने तेरी खुशी के लिए अपनी हर एक खुशी को दांव पर लगा दिया, अपनी हर खुशी को मारा। ये तूने अच्छा नहीं किया गुड़िया, ये तूने अच्छा नहीं किया गुड़िया। चंदन का दिल मानो पूरी तरह टूट चुका था। उसे हर समय बस रोना ही आ रहा था। आंचल की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी। अमीर घर की बहू बनने के बाद उसमें काफी ज्यादा घमंड आ चुका था और वो गरीबों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आती है। एक दिन जब उसके हाथों से महंगा वॉच टूट जाता है, तब वो उस काम वाली को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है।
छोटी मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। ये वॉस, ये मुझसे गलती से टूट गया है, मुझे माफ कर दीजिए छोटी मालकिन। चुप रहो तुम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी गरीब काम वालियों को। अरे तुम पहले गलतियाँ करती हो और फिर बाद में कहती हो गलती से हुआ, जानबूझकर कुछ नहीं किया ये और वो। तुम जैसियों को तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन आंचल बहू, अब चमेली कह रही है ना कि उससे ये वाली वॉस गलती से टूट गया है, तो जाने दो ना। नहीं माँ जी, आज अगर इसे हमने माफ कर दिया ना तो ये उस माफी का फायदा उठाकर और सर पर चढ़ जाएगी। ये एक लापरवाह काम वाली है, इसे तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। लेकिन छोटी मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। मेरे लिए ये काम बहुत जरूरी है, मेरा पति नहीं है और मुझे अकेली पर ही अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी है। अपना ये फालतू का इमोशनल ड्रामा ना कहीं और जाकर सुनाओ, मुझे मत सुनाओ। चलो दफा हो जाओ अब यहाँ से, और आइंदा से अपनी घटिया शक्ल लेकर चली मत आना यहाँ पर, बेवकूफ कहेंगी। आंचल उस काम वाली को वहां से निकाल देती है। इसी प्रकार दिन ब दिन वो और ज्यादा निर्दयी होती जाती है। वहीं चंदन अपने ढाबे में और भी अलग अलग और स्वादिष्ट व्यंजन बेचकर खूब तरक्की करने लगता है और अब वो गांव में अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है। एक दिन अचानक से आंचल का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसका काफी खून लॉस हो जाता है और डॉक्टरों को खून की जरूरत होती है। हमें AB नेगेटिव ग्रुप की जरूरत है, वो कहीं मिल नहीं रहा है। अगर 1 घंटे के अंदर ही अंदर खून नहीं मिला तो पेशेंट की जान खतरे में भी जा सकती है। क्या? नहीं, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं खून की व्यवस्था करता हूँ। मनीष को उस मुश्किल भरे समय में आंचल के बड़े भाई चंदन के सिवा और कोई नहीं सूझता है और वो उसे बुलाता है। चंदन और आंचल का ब्लड मैच करता है और वो उसे अपना खून दे देता है और आंचल की जान बच जाती है। और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाती है तभी ये सब जानने पर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। अमीर होने के बाद मैं भूल गई कैसे आपने मुझे बचपन से संभाला, कैसे मुझे किसी चीज की कमी नहीं खलने दी। आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया थे और हो हमेशा रहोगे। आज आपने फिर एक बार साबित कर दिया। कोई और होता तो वो मुझे खून भी नहीं देता, लेकिन आपने सारे गिले शिकवे को भुलाकर मुझे खून दिया और मेरी जान बचाई। धन्यवाद भैया। मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसके बदले मुझे माफ़ी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन तहे दिल से मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। अरे पगली चल, अब ज्यादा मत बोल। तू मेरी गुड़िया है और हमेशा रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गलतियां तो छोटे ही करते हैं, माफ करना बड़ों का काम होता है। मैंने तुझे माफ कर दिया गुड़िया। इस तरह अंत में चंदन और आंचल एक हो जाते हैं और आंचल को अपने गरीब भैया का मोल समझ में आ जाता है और वो दोनों खुशी से आगे का जीवन बिताने लगते हैं। चंद्रपुर कहकर एक गांव में सोहनलाल अपने भांजे दिव्यम के साथ रहता है। दिव्यम एक बहुत ही मेहनती और पढ़ाकू लड़का होता है और वो स्कूल में हमेशा हर परीक्षा में अव्वल आता है। मामा 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 ये देखो, इस बार भी पूरी परीक्षा में मैं ही अव्वल आया। अरे वाह, मेरा भांजा दुनिया का सबसे बेस्ट भांजा है। मुझे पूरा विश्वास था कि तू ही अव्वल आएगा और इसीलिए मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का ये गाजर का हलवा बनाकर रखा था। ये ले, खा बेटा। नहीं मामा, मेरा मुंह मीठा करने से पहले हमें भगवान जी का मुंह मीठा करना चाहिए। आप पहले यह हलवा भगवान जी को भोग चढ़ाइए। वाह बेटा वाह, तू संस्कारों के मामले में पूरा दीदी और भैया पर ही गया है। काश वो दोनों आज तुझे अपने जीवन में इतनी तरक्की करते हुए देख पाते, कितना अच्छा होता फिर। कोई बात नहीं मामा, अब वो दोनों भगवान जी के पास जा चुके हैं, इसलिए मेरे माँ और पापा तो आप ही हो, इसलिए आप ही देखकर खुश हो जाओ। वो दोनों ऊपर से देखकर खुश हो ही रहे होंगे। हाँ बेटा। दिव्यम सोहनलाल का बनाया हुआ हलवा खाता है और उसे वो बहुत पसंद आता है। ओह मामा, ये हलवा नहीं, ये तो साक्षात अमृत है, अमृत। मामा, आपके हाथों के बनाए ये किसी भी पदार्थ का कोई तोड़ ही नहीं है। आपके हाथों में अलग सा ही जादू है जो किसी और के हाथों में नहीं है। धन्यवाद बेटा। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं तेरे लिए कुछ बना लेता हूँ। हाँ, क्या बनाऊँ? कौन सी सब्जी खाएगा तू आज?
वही जो आपके ढाबे पर मशहूर है। पालक पनीर? हाँ मामा, आपके हाथ का जैसा ये बना हुआ पालक पनीर इस पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। सोहनलाल का गांव में ही एक छोटा सा ढाबा होता है जिसका नाम द विलेज ढाबा होता है। उस ढाबे में वैसे तो सोहनलाल कई सारे अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनाकर बेचा करता है, लेकिन उसके ढाबे पर सबसे ज्यादा पालक पनीर की बिक्री होती है और ग्राहकों को उसके ढाबे का पालक पनीर बहुत पसंद आता है। ओ भाई वाह, ये सोहन भरा, ये ओए होए तेरे हाथ का बना हुआ पालक पनीर एकदम वधिया ही वधिया है भैया। ओए मजा आई गया यार, मैनू तो और खाना सी। ओए बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। हाँ हाँ सोधी भाई, ये लो और लो। बहुत ही बढ़िया पालक पनीर बनाते हो भाई सोहनलाल तुम। आज मैं अपने घर वालों के लिए यहीं से पालक पनीर की सब्जी ले जाऊंगा। पैक कर दो जल्दी से। धन्यवाद भाई साहब, अभी पैक करता हूँ आपके लिए। हाँ हाँ कोई नहीं, वैसे अगले महीने की 7 तारीख को मेरे छोटे भाई की शादी है। मैं चाहता हूँ कि मेहंदी, संगीत, हल्दी और शादी का सारा खाना तुम्हारे ढाबे से ही मंगवाऊँ। तुम्हारे ढाबे के हर एक व्यंजन की अलग ही बात है, और पालक पनीर तो शहंशाह है भाई। है जी जी जी, क्यों नहीं भाई साहब, ये तो मेरा ही सौभाग्य होगा कि मैं आपके छोटे भाई की शादी में अपने हाथों से बना खाना दे सकूं। मैं ज़रूर बनाऊंगा और दूंगा आपको। चलो ठीक है फिर, तय रहा। सोहनलाल अपने ढाबे में दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है। स्कूल से दिव्यम ढाबे पर ही आ जाता है और वहाँ वो अपने मामा की मदद करता है। दिव्यम सोहनलाल को खाना बनाते देख देख कर धीरे धीरे सारे पदार्थ बनाना सीखने लगता है और ये देख सोहनलाल को बड़ा ही आश्चर्य होता है। दिव्यम बेटा, तुमने ये पनीर अपने हाथों से बनाया है? हाँ मामा, मुझे पनीर बनाना आता है। अब इसके बाद मैं पालक पनीर बनाऊंगा, फिर आप वो चक्कर बताना कैसा बना है। ठीक है बेटा। सोहनलाल से सीखकर दिव्यम दूध से पनीर तो बना लेता है और उसके बाद वो पालक पनीर की सब्जी भी बनाने की कोशिश करता है। मामा, मैंने पहली बार कोशिश की है आपकी तरह पालक पनीर बनाने की। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए। दिव्यम बेटा, तुम्हारा दिल पानी से भी ज्यादा साफ है, इसलिए तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना भी बेहद स्वादिष्ट होगा। अरे वाह, ये सच में तुमने ही बनाया है क्या? हाँ, ये ढाबे से अब थोड़ी सी सब्जी चुरा लाए हो तुम? हाँ नहीं मामा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों चुरा कर लाऊंगा सब्जी? ये मैंने अपने इन दोनों हाथों से ही बनाई है। अरे वाह दिव्यम बेटा, ये पालक पनीर की सब्जी तो बिल्कुल मेरी तरह ही बनी है। सच में मामा? हाँ दिव्यम बेटा, सच में। धन्यवाद मामा। चलो दिव्यम बेटा, अब बहुत हो गया ये सब। अगले महीने मैं तुम्हारी परीक्षा भी है ना? जाओ, जाकर बत्ती जलाओ और पढ़ने बैठ जाओ, फिर खाना खाकर आराम करना। ठीक है मामा, जैसा आप कहो। अगले दिन अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है और तभी दिव्यम और सोहनलाल दोनों बहकर अलग हो जाते हैं। दिव्यम शहर पहुंच जाता है जहां उसका कोई नहीं होता। वो रास्तों पर बेसहारा भटक रहा होता है। ये क्या हो गया? अब मैं अपने मामा को कहाँ ढूंढूंगा? सब कुछ खो दिया मैंने। मेरा गांव, मेरा मामा, मेरा स्कूल। अब मैं इस अनजान शहर में कैसे रहूंगा? माँ पापा, भगवान जी, आप ही मुझे बचा सकते हो। शहर में काफी ठंड बढ़ चुकी थी और उसी कपकपाती हुई ठंड में ठिठुरते हुए दिव्यम 2 से 3 रातों तक फुटपाथ पर भूखे पेट ही सोता है। उसके बाद वो अपने लिए काम ढूंढने निकल पड़ता है। उसे एक फूड स्टॉल दिखाई देता है। अंकल मुझे कुछ काम होगा तो दे दीजिए ना, मैं उस काम को करूंगा। जिसके बाद आप मुझे बस खाना देना, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अंकल, प्लीज। चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर, सड़क छाप भिखारी कहीं के। अरे हुलिया देखा है अपना तूने? है बड़ा आया काम करेंगे। लेकिन अंकल मेरी बात तो सुनिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं लाठी से ही मारूंगा अब। धंधे के समय पर बीच बीच में आकर मेरा भेजा फ्राई कर रहा है। ये ले, ये ले। अंकल 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 मत मारिए अंकल। ये ले और ले।
वो आदमी बेचारे दिव्यम को लाठी लेकर बेरहमी से मारने लगता है और उसे धक्का मारकर सड़क पर फेंक देता है। तभी उसे उसी ढाबे में काम करने वाले एक गरीब नौकर राजेश बचा लेता है और चुपके से अपने घर ले जाता है। राजेश काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने घर लाए और मेरी मदद भी की, मेरी चोट पर दवा भी लगाई। अरे दिव्यम बेटा, तुम तो मेरे बेटे जैसे ही हो। अरे सुनती हो सुमित्रा, जल्दी से दिव्यम के लिए कुछ पका दो, बेचारा पिछले 3-4 दिनों से भूखा प्यासा है। जी अभी लाती हूँ कुछ पकाकर। सुमित्रा बाज थी, इसीलिए राजेश और सुमित्रा दिव्यम को अपने साथ ही रख लेते हैं और उसे अपने बेटे की तरह प्यार देते हैं। दिव्यम बेटा, साहब बहुत निर्दयी हैं। मैं भी उनके यहाँ बस कुछ और दिन ही काम करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। वो ठीक से पैसे भी नहीं देते हैं। ये लो दिव्यम बेटा, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी और आलू की सब्जी बनाई है। धन्यवाद सुमित्रा काकी। थोड़े दिनों बाद अचानक से राजेश का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है और तभी दिव्यम और सुमित्रा अकेले पड़ जाते हैं। सुमित्रा का तो रो रो कर हाल बेहाल हो जाता है। ये क्या हो गया? अब मैं कैसे जीऊंगी? दिव्यम बेटा, ये क्या हो गया? काकी संभालिए अपने आप को काकी। दिव्यम अब सुमित्रा की ढाल बनता है और अपने मामा से सीखे खाना बनाने की कला को अब काम में बदलने का तय करता है और शहर में ठेला लगाकर वहां सभी प्रकार के व्यंजन बेचता है और गांव की तरह शहर के रहने वाले लोगों को भी दिव्यम के हाथ का बना पालक पनीर बहुत पसंद आता है। हाय 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 हाय, क्या बात है, ये पालक पनीर तो एकदम अमेजिंग है। हो, मैं तो और खाऊंगा जी। जी जी लीजिए ना। दिव्यम अब ठेले पर खाना बेचकर ढेरों पैसे कमाने लगता है और सुमित्रा का ख्याल रखता है। उसके जीवन में उसने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, लेकिन अंत में उसने उन सभी चीजों से सीखकर जीवन में आगे बढ़ना सही समझा। और हमें भी हमेशा हिम्मत बांधकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। रुचिता और उर्वशी दोनों सगी बहनें होती हैं। उर्वशी रुचिता से उम्र में छोटी होती है। बचपन में ही दोनों ने अपने माता पिता को खो दिया था, जिसके बाद रुचिता ने ही लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके उर्वशी को संभाला। उर्वशी, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ये सुंदर सा ड्रेस लाई हूँ। ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, है ना? ओह गॉड, ये क्या बकवास ड्रेस उठा लाई हो तुम रुचिता। सच में तुम ना गरीब और गंवार दोनों ही हो। तुम्हें ना तो पैसों के सेंस है, ना ही फैशन का। लेकिन उर्वशी, जस्ट शट अप, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। रुचिता खून पसीना एक करके इतनी मेहनत करती और उर्वशी को संभालती, लेकिन फिर भी उर्वशी को किसी भी चीज की कीमत नहीं होती। उर्वशी की पढ़ाई पूरी हो, इसीलिए रुचिता ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लगी। लेकिन फिर भी कभी भी जिंदगी में उर्वशी ने रुचिता से सही तरह से सीधे मुंह बात नहीं की। उर्वशी को सब कुछ हाई क्लास ही चाहिए होता है। एक दिन, रुचिता, मुझे तुमसे कुछ बताना है। मैं शादी करने जा रही हूँ। क्या? हाँ रुचिता, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है लंदन में। हाँ, वहीं पला बढ़ा है। अब पिछले 3 सालों से इंडिया में अपने बिजनेस चला रहा है वो, टेक्सटाइल्स का। उसका नाम अरमान है। अरमान और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उर्वशी की ये बात सुनकर रुचिता खुश तो थी, लेकिन उसके मन में कुछ बातें उसे सताए जा रही थी। मुबारक हो उर्वशी, लेकिन ये अरमान और तू एक दूसरे को कहाँ मिले, कैसे मिले और प्यार कब हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब छोड़ो ना उन सब बातों को। तुम्हें जलन महसूस हो रही है क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। उर्वशी अरमान से शादी करने का फैसला लेती है, लेकिन शादी में रुचिता को नहीं बुलाती। सॉरी रुचिता, तू शादी में मत आना। क्या है ना कि शादी में सब अमीर घराने के लोग होंगे और वहाँ के नौकर भी तुझसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो तू एकदम ना नौकरानी मटेरियल है। इसीलिए मैं तुझे शादी में अपनी बहन बोलकर शादी के पहले ही अपनी नाक नहीं कटवाना चाहती। ठीक है उर्वशी। रुचिता को उर्वशी की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहती है और बाद में अकेले में फूट फूट कर रोती है। उर्वशी अरमान के साथ शादी कर लेती है और शादी के बाद अपनी बहन रुचिता को पूरी तरह भूल जाती है। उर्वशी को वो सब कुछ मिल जाता है जो उसे हमेशा से चाहिए था, शान शौकत, राजसी ठाट बाट। वहीं रुचिता अकेली ही मेहनत करके अपना जीवन यापन करती है।
उर्वशी महल में रहती तो वहीं रुचिता अपने छोटे से मकान में। जिस दिन अरमान नई फैक्ट्री खोलता है उस दिन उर्वशी रुचिता के घर सोने के जेवर और महंगी साड़ी पहनकर जाती है। रुचिता, ये ले, मुंह मीठा कर, अब तक की सबसे बड़ी फैक्ट्री लॉन्च की है मेरे पति ने। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बधाई हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तू इसी तरह खुश रहे और अरमान भी जीवन में खूब तरक्की करे। हाँ हाँ, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन स्टिल प्रार्थना करती रहे। अच्छा, चल मैं चलती हूँ। मुझे ना इस छोटे से मकान में घुटन सी हो रही है। अब मैं महल में रहने लगी हूँ ना, तो वहाँ 24 घंटे एसी ऑन ही रहता है। यहाँ आई हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी आग की भट्टी में आई हूँ। अरे मेरे महल की रसोई में वहाँ तक भी एसी है। बेचारी तू वहीं की वहीं रह गई इस 2 कौड़ी के घर में। बुरा मत मानना, मेरा कहने का मतलब नेगेटिव नहीं है। मैं समझ सकती हूँ उर्वशी, तुझे मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू अपने महल में खुश रह, मैं अपने इस छोटे से मकान में खुश हूँ। उर्वशी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। एक दिन जब रुचिता की तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो जाती है तभी क्या करूँ मैं, किसे फ़ोन लगाऊं, कौन करेगा मेरी मदद, मुझे अस्पताल भी जाना है। रुचिता उर्वशी को फ़ोन लगाती है लेकिन उर्वशी कहती है, रुचिता यार मैं ना अपने हनीमून पर आई हूँ, सॉरी। रुचिता की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन दूध वाला आकर उसे अस्पताल ले जाता है। रुचिता कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती है। फिर एक दिन जब उर्वशी का जन्मदिन आता है तभी, आज उर्वशी का जन्मदिन है, सुना है आज उसके महल में बहुत बड़ी पार्टी है। बाकी दिनों पर उर्वशी कुछ भी कहे लेकिन आज के दिन तो वो मुझे वहाँ आने से रोक नहीं सकती। आज मेरी उर्वशी का जन्मदिन है, मेरी छुटकी बहन, उसकी पसंद के सारे व्यंजन बनाकर ले जाऊंगी उसके लिए मैं आज, और 2 बड़े डब्बे तो घी वाले मोतीचूर के लड्डू, ये तो पक्का ले जाऊंगी। बड़ी खुशी और प्यार से रुचिता उर्वशी के लिए सब कुछ ले जाती है, लेकिन पार्टी में सबके सामने रुचिता को देख उर्वशी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। ये ले मेरी छुटकी बहन, ये तेरी मनपसंद के सारे व्यंजन हैं, देसी घी में बनाए हुए मोतीचूर के लड्डू भी हैं। जन्मदिन मुबारक हो बहना। उर्वशी, ये गरीब औरत कौन है? ये तुम्हारी बहन है? सभी गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं और फुसफुसाते हुए उर्वशी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी गुस्से में उर्वशी रुचिता का हाथ पकड़कर उसे महल के बाहर ढकेल देती है और उसके हाथ के बने सारे व्यंजनों को भी फेंक देती है। पता नहीं कौन सी किस गंदी नाली में से मुंह उठाकर चले आते हैं ये गरीब गंवार 2 कौड़ी के लोग। ये मेरी बहन नहीं है, ये कोई सड़क की भिखारन लग रही है मुझे। चल दफा हो जाए यहाँ से, बेवकूफ बेशरम औरत, बड़ी आई। उर्वशी, ये तू क्या कह रही है? तू मुझे ये सब। सिक्योरिटी, इस भिखारन को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, अभी के अभी। सिक्योरिटी गार्ड्स रुचिता को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देते हैं। अपनी बहन से मिले इस धोखे और अपमान के बाद रुचिता बुरी तरह टूट चुकी थी। जिस बहन को मैंने अपने आप से भी ज्यादा प्यार किया, उसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगा दिया, उसी ने मुझे आज जीवन का इतना बड़ा दुख दिया है। मैं कभी नहीं भूलूंगी उर्वशी, जो तूने मेरे साथ आज किया, वो बहुत गलत किया। समय तेजी से गुजरने लगता है और रुचिता की जिंदगी में एक आदमी आता है जिसका नाम अनंत होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि रुचिता का बचपन का दोस्त ही होता है जो विदेश में रहता है। अनंत, तुम यहाँ इंडिया में कैसे? मेरे एक दोस्त की शादी है, इसलिए आया हूँ। अनंत पूरे 15 दिन तक गांव में रुकता है और इसी दौरान रुचिता और अनंत दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है और दोनों शादी कर लेते हैं और रुचिता अनंत के साथ विदेश चली जाती है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। वहीं दूसरी तरफ उर्वशी का पति अरमान दूसरी लड़की के साथ शादी करके उसे घर लाता है और उर्वशी को घर से बाहर निकाल देता है। अरमान, अरमान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते अरमान। दफा हो जाओ मेरे महल से और मेरी जिंदगी से भी, क्योंकि अब मेरा प्यार, मेरी बीवी, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ सिर्फ आयशा है, तुम नहीं। उर्वशी को वहां से बेरहमी से निकाल दिया जाता है और उर्वशी के बहुत बुरे हाल होते हैं। वो सड़क पर आ जाती है
जब वो रुचिता के घर जाती है, तभी वहाँ पर वो किसी और को रहते हुए देखती है। अरे मैडम जी, यहाँ पर जो औरत रहती थी वो किसी अमीर एनआरआई अनंत रघुवंशी के साथ शादी करके विदेश चली गई है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या रुचिता ने अनंत, वो बचपन वाला दोस्त, उससे शादी कर ली? उर्वशी को उसके कर्मों के फल मिल चुके थे। जो उसने बोया वही आज काट रही थी। वो सड़कों पर सोती और भीख मांगती। समय किसी का नहीं होता, इसीलिए हम सभी को अमीरी और गरीबी के पहले इंसानियत के धर्म को निभाना चाहिए। सोनम, प्रिया, जूही और संगीता ये चारों बहनें थीं। बहनों के माँ बाप नहीं थे, इसीलिए चारों ढाबा चलाती और अपना घर चलाती थीं। एक दिन सबसे छोटी बहन जूही बर्तन धो रही होती है और दूसरे नंबर की बहन प्रिया आराम से अपने मुंह पर लिपस्टिक लगा रही होती है। ये देखकर जूही को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर सबसे बड़ी बहन सोनम से कहती है, दीदी, आप प्रिया दीदी को कुछ क्यों नहीं बोलती हो? ये कुछ भी काम नहीं करती है। इनके हिस्से का भी सारा काम हमें ही करना पड़ता है। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं धो रही बर्तन। आप प्रिया दीदी को बोलो, वो बर्तन धोएंगी। आप ओ प्लीज, तुम्हारे बर्तन धुले या ना धुले, लेकिन मेरी लिपस्टिक जरूर लगनी चाहिए। लोग यहाँ खाना खाने से ज्यादा मुझे देखने आते हैं, यू नो। वाह भाई वाह, हम लोग इतनी मेहनत से इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं, उसका कुछ नहीं। और ये जो इन मैडम जी की शक्ल है, जिसके ऊपर हर वक्त पेंट लगा रहता है, लोग इन्हें देखने आते हैं। फिर तो आज मैं कुछ कर ही नहीं रही, आज देखती हूँ कि कितने लोग आते हैं। तुम लोग भी क्या बातें कर रहे हो? जूही, तुम्हें बर्तन नहीं धोने? हाँ, तुम्हें नहीं धोने तो कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी, इसमें क्या बड़ी बात है? प्रिया भी तो तुम्हारी बहन है ना, अगर इसके बदले का काम तुम कर दोगी तो छोटी थोड़ी ना हो जाओगी। पहले ही एक तो मैं खुद से छोटी हूँ और छोटी नहीं होना मुझे, लेकिन बता दे रही हूँ दीदी, ये गलत बात है। प्रिया दीदी कुछ काम नहीं करती है, ये क्या बस यहाँ खुद को सुंदर दिखाने आती है और हम लोग गधे की तरह काम करते रहते हैं। प्रिया काफी सुंदर थी और इसी बात का प्रिया को बहुत घमंड भी था। कुछ दिनों बाद विक्रम नाम का आदमी चारों बहनों के ढाबे में आता है और खाना खा रहा होता है, लेकिन विक्रम की नजर बस प्रिया पर ही थी। वो प्रिया को अपने पास बुलाता है। मुझे तुम काफी सुंदर लगी। ये तो हर कोई बोलता है, अगर आप कुछ नया बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नया ये है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ और मुझे अपनी नई फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश है, और वो तलाश आपको देखकर मेरी पूरी हो गई। मैं आपकी बात को समझ नहीं पाई, जरा आप अच्छे से समझाएंगे कि क्या कहना चाहते हो? मैं आपको अपनी नई फिल्म में हीरोइन का रोल देना चाहता हूँ। क्या मैं हीरोइन? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। मैं कल आपको पिक करने आऊंगा, आप तैयार रहना। हमारी फिल्म की शूटिंग दूसरे शहर में होगी, तो तैयार रहना आप। प्रिया बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहनों को ये सब बताती है। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं मान ही नहीं सकती, ये सब सच है। मैं भी नहीं मान सकती। अरे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, अब क्या यही बची है? तुम दोनों ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे हमारी ही बहन है प्रिया, अगर वो हीरोइन बनना चाहती है, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। दीदी, आप ही हो जो मुझे समझती हो। प्रिया, तुम टेंशन मत लेना, हम सब यहाँ हैं, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। प्रिया दीदी, आप जा रही हो तो अपना ध्यान रखना। भले ही मैं यहाँ आपको कुछ भी कह देती हूँ, लेकिन आपकी चिंता तो मुझे भी रहेगी ना। सोनम दीदी, वो जो हमने कुछ पैसे जमा किए थे घर बनवाने के लिए, वो भी प्रिया दीदी को ही दे देना, कहीं जरूरत लगे उन्हें तो। तीनों बहनें मिलकर प्रिया को पूरा साथ देती हैं। प्रिया अब डायरेक्टर विक्रम के साथ फिल्म के शूट के लिए भी चली जाती है। प्रिया की फिल्म बहुत अच्छी चलती है। रातों रात प्रिया एक बहुत बड़ी सुपरस्टार भी बन जाती है। प्रिया अब लगातार फिल्म करे जा रही थी और काफी अमीर भी हो गई थी। प्रिया एक भी बार अपनी तीनों बहनों से मिलने तक नहीं गई होगी, इसीलिए अब उसकी तीनों बहनें प्रिया के बंगलों में उसे मिलने जाती हैं, जहां उन्हें काफी इंतजार करना पड़ता है। दीदी, हमें अपनी बहन प्रिया से मिलने के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा क्या? आप संगीता, अब हमारी बहन कोई आम लड़की नहीं है, हीरोइन बन गई है। तीनों प्रिया का इंतजार कर ही रहे थे कि प्रिया आती है और उन तीनों को गले तक नहीं लगाती, उनसे अलग दूसरे सोफे पर बैठ जाती है। प्रिया, ये क्या है? जब से तुम गई तुम्हारा तो कोई खबर ही नहीं, और तुम इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई हो, हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई। आप तीनों को मेरा बंगलों का पता किसने बताया?
वो गरीब सा ढाबा बंद हो गया क्या, या कुछ पैसों की मदद चाहिए? ये कैसी बात कर रही हो दीदी, हम तो यहाँ आपसे मिलने आए हैं। अब मैं अपनी मेहनत से इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई हूँ तो तुम तीनों मुझसे मिलने आए हो। तुम जैसे लोगों को मैं घर में भी ना रहने दूँ। सोनम दीदी, जूही, चलो यहाँ से, हमें यहाँ कोई बात नहीं करनी है। अरे यार, अगर ये तीनों चली गई तो मैं इन्हें दिखाऊंगी कैसे कि आज मैं कितनी अमीर हो गई हूँ। तीनों जा ही रहे थे कि तभी प्रिया कहती है, आप तीनों भले ही गरीब हो लेकिन हो तो मेरी बहन ही ना। मैं नहीं चाहती कि आप कहीं छोटे से घर में रहो, इसीलिए आप तीनों यहीं रहो। मैंने जो कुछ भी बोला मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। प्रिया अपनी तीनों बहनों को रोक लेती है, लेकिन अब उन तीनों को ही हमेशा नीचा दिखाती रहती थी। नौकरों के कमरे में सुलाना, नौकरों वाले काम करवाती थी और ये सब करके प्रिया को काफी खुशी भी मिलती थी। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद विक्रम प्रिया से मिलने आता है। प्रिया, आज मेरे घर पर पार्टी है और तुम्हें जरूर आना है। आज बहुत खास लोग आने वाले हैं मेरी पार्टी में, तुम्हारा आना भी बहुत जरूरी है। ओह श्योर, मैं तो जरूर आऊंगी। विक्रम प्रिया से काफी बातें करता है और फिर उसके बंगलों से बाहर निकलकर फोन पे बात करते हुए कहता है, काम डन हो गया। थोड़ा नाम क्या हुआ प्रिया का, उड़ने लगी थी। मेरी फिल्में करने से मना किया था ना इसने। आज रात हम इसे ऐसा मजा चखाएंगे कि फिल्म को करना दूर की बात, अपनी शक्ल आईने में भी देख नहीं पाएगी। आज प्रिया को उसकी औकात दिखाएंगे। विक्रम हंसते हुए वहां से चला जाता है और विक्रम की सारी बातें जूही ने सुन ली थी। जूही ये सब बातें जाकर सोनम और संगीता को बताती है। तीनों बहन बहुत परेशान हो जाती हैं और जब प्रिया पार्टी के लिए जा रही होती है तो सोनम उसे रोकते हुए कहती है, प्रिया, तुम पार्टी में मत जाओ। पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हारी टेंशन हो रही है, आज मत जाओ तुम। सोनम, तुम अपना काम करो। तुम्हें ऐसी पार्टी के बारे में कहाँ कुछ पता होगा। तुम जाओ, मेरा कमरा साफ करो। प्रिया जवाब देकर चली जाती है। तीनों बहनें प्रिया के लिए बहुत परेशान थी, इसीलिए वो भी प्रिया के पीछे पीछे जाती है। प्रिया पार्टी में जाती है जहां विक्रम के साथ उसके कुछ दोस्त थे और एक भी लड़की नहीं थी। ये क्या है, यहाँ तो सारे लड़के हैं, एक भी लड़की क्यों नहीं? कैसी पार्टी है? तुम आई हो, पार्टी तो अब शुरू होगी। विक्रम और उसके दोस्त प्रिया के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहां उसकी तीनों बहनें आ जाती हैं और सारे लड़कों को बहुत मारती हैं। जैसे तैसे वो तीनों प्रिया को घर लाती हैं। प्रिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो अपनी बहनों से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम तीनों के साथ कितना गलत बर्ताव किया। सोनम दीदी, आपको नाम से पुकारा, लेकिन आज आप तीनों ने मुझे बचाया। बस प्रिया, हम तुम्हारी बहनें हैं, हम तुम्हारे लिए नहीं खड़े रहेंगे तो कौन रहेगा? प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगती है, जिसके बाद प्रिया का सारा घमंड टूट जाता है। सिया अपनी सास मालती और पति भावेश के साथ रहती है। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से भावेश को कैंसर की बीमारी हो जाती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो बच नहीं पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भावेश, ए भावेश बेटा, ये क्या हो गया? तू मुझे और सिया बहू को छोड़कर नहीं जा सकता है भावेश बेटा। भावेश, भावेश उठो ना, आंखें खोलो अपनी। हम दोनों अब तुम्हारे बिना क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? ये सच नहीं है, ये नाटक करना बंद करो और उठ जाओ भावेश। लेकिन नहीं, यही सच था। भावेश जा चुका था। उसकी मौत के बाद उसकी बड़ी बहन मोहिनी वहां अपने पति विराज के साथ आती है और वो दोनों वहां कुछ दिन रहते हैं। एक रात, यही सही वक्त है मोहिनी, हमें अपने मकसद को अंजाम देना चाहिए। हाँ विराज, मैंने माँ और सिया के खाने में नींद की दवा मिला दी थी। वो दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। क्रूर विराज और मोहिनी सिया और मालती के अंगूठों के छापे जायदाद के कागजों पर लगवाती हैं। 24 घंटों बाद जब सिया और मालती की नींद खुलती है, तभी वो दोनों अपने आप को घर के बाहर सड़क पर सोई हुई पाती हैं और उनका सारा सामान भी घर से बाहर फेंका हुआ होता है। बहू, ये क्या हो गया? हम यहाँ बाहर कैसे? माँ जी, हमारा सामान भी यहाँ पड़ा हुआ है। ये सब किसने किया? कहीं हमारे घर में चोर तो नहीं घुस आए? चोर नहीं, हम हैं। अब ये घर मेरा और मेरे पति विराज का है और तुम दोनों का इस घर पर कोई हक नहीं,
क्योंकि मैंने तुम दोनों को नींद की दवा देकर सुलाया था और नींद में ही तुम्हारे अंगूठों के छापे भी छपवा लिए थे जायदाद के कागजों पर। बेचारी बुढ़िया और विधवा। चलो फूटो अब यहाँ से। अब तुम दोनों का यहाँ कुछ नहीं रहा। हाँ, तुम दोनों को अगर इस घर में रहना है तो तुम दोनों रह सकती हो, लेकिन नौकरानी बनकर। मालती और सिया दोनों मोहिनी और विराज से मिले धोखे से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। आपने ये अच्छा नहीं किया दीदी। नंदोई जी, आप दोनों इतने अच्छे थे, लेकिन हमें आज पता चला कि आप दोनों ने तो बस अच्छाई का झूठा मुखौटा पहन रखा था। असल में तो आप दोनों शैतान से भी बुरे हो। तुम दोनों को एक माँ की बद्दुआ लगेगी। तुम दोनों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अरे तुझ जैसी बेटी इस दुनिया में किसी माँ को ना जन्मे। मूर्ख नालायक कहीं की। माँ, चलो बहुत भाषण दे दिया आप दोनों ने, अब निकलो यहाँ से, वरना मैं आप दोनों को बेरहमी से धक्के मार कर निकाल दूंगी। मालती और सिया दोनों को ना चाहते हुए भी अपने ही घर को छोड़कर जाना पड़ता है। ठंड बहुत होती है और ऐसे में दोनों सास बहू कपकपाने लगती हैं। रात में उन्हें कहीं सोने की जगह नहीं मिलती, इसीलिए वो दोनों बस स्टॉप पर ही सो जाती हैं। क्या दिन दिखा रही है मेरे कोख से जन्मी हुई बेटी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ही मेरे साथ ऐसा करेगी। माँ जी, अब जो हुआ उसे बार बार याद करके कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि अपनों से मिले घाव बहुत देर तक रहते हैं, लेकिन हमें इस मुश्किल भरे समय में हिम्मत ना हार कर आगे बढ़ना ही होगा। अपने लिए ना सही, लेकिन भावेश के लिए। तू सही कह रही है बहू, हम हार नहीं मानेंगे और अपना जीवन जी कर ही रहेंगे, चाहे कोई हमारी राह में कितने ही कंकड़ क्यों न डाले। ये हुई ना बात माँ जी। सिया और मालती अगली सुबह गांव में काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। दिन भर काम ढूंढने पर उन्हें शाम में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने का काम मिलता है। वो दोनों उस काम को करने के लिए ज़रा भी नहीं कतराती और मजदूरी करके पैसे कमाने लगती हैं और एक छोटे से किराए के घर में रहने लगती हैं। माँ जी, धीरे धीरे यूं ही पैसे इकट्ठा करके हम दोनों अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। याद है आपको, हम दोनों की चाय भावेश को कितनी पसंद आती थी, और तो और बाकी लोगों को भी। हाँ बहू, सभी हमारे हाथ की कुल्हड़ चाय पीने के लिए बहाने मार कर घर आया करते थे। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। जी माँ जी, इसीलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों अपना छोटा सा चाय का स्टॉल लगाएंगे, जहाँ हम कुल्हड़ चाय और नाश्ता बेचेंगे। अरे वाह बहू, ये तो काफ़ी अच्छा सुझाव है। इससे हम दोनों अच्छे पैसे भी कमा सकेंगे। हाँ माँ जी, बस इस व्यापार को शुरू करने के लिए हमें पैसे इकट्ठा करने होंगे, और वो तभी हो पाएगा जब हम और 1 महीने तक मजदूरी करेंगे, क्योंकि इस समय तो हमें कोई उधार पैसे देने से रहा और हमें किसी की मदद चाहिए भी नहीं। हाँ बहू, हम दोनों 1 महीने तक मेहनत से मजदूरी करेंगे और उन पैसों से ही अपना कुल्हड़ चाय का व्यापार शुरू करेंगे। हाँ। सिया और मालती 1 महीने तक मजदूरी करके पैसे जोड़ लेती हैं और फिर अपना स्टॉल लगाती हैं, जहां वो कुल्हड़ चाय बनाकर बेचने लगती हैं। साथ ही नाश्ते में पोहे, पराठे, बिस्किट और अन्य व्यंजन भी बेचते हैं। ओहो हो, क्या स्वादिष्ट और कमाल की कुल्हड़ चाय है भाई। ये एकदम अलग ही मजा है इसे पीने का। मैं एक और कुल्हड़ चाय पीऊंगा भाई। जरूर जरूर। माता जी, बहन जी, आप दोनों का ये कुल्हड़ चाय स्टॉल तो बहुत ही शानदार है। यहाँ की कुल्हड़ चाय जैसी चाय पूरे गांव में कहीं नहीं है। स्वाद भी अच्छा है और दाम भी ज्यादा महंगा नहीं है। यूं ही हमारे चाय के स्टॉल पर चाय पीने आते रहे ना बेटा। खुश रहो। हाँ जी माता जी, धन्यवाद। अब सिया और मालती दोनों का कुल्हड़ चाय स्टॉल 1 हफ्ते में ही पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। उनके स्टॉल के बाहर सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। इन सबको देख उस गांव का दूसरा चाय वाला लालूचंद दोनों सास बहू से बहुत जलते हैं। इन दोनों सास बहू की तो ऐसी की तैसी। मेरे तो पेट पर लात ही मार रखी है इन दोनों ने। नहीं, इन दोनों का ये कुल्हड़ चाय स्टॉल मैं चलने नहीं दूंगा। मैं इन दोनों को अपने रास्ते से हटाकर ही चैन की सांस लूंगा। लालूचंद उन दोनों सास बहू के दूध में चुपके से पानी की मिलावट करता है। अब दूध में पानी की मिलावट से कुल्हड़ चाय का स्वाद ही बदल जाएगा। तब आएगा मजा।
सिया और मालती जब अपने ग्राहकों को उस पानी से मिले हुए दूध की चाय बनाकर देते हैं, तब स्वाद बदलने पर ग्राहक कहते हैं, अरे ये क्या, आज की चाय में वो बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ माता जी, आज कुल्हड़ चाय पीने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। रहने दीजिए आप, अब हमें आपके यहाँ की चाय पीनी नहीं है। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुनो। भाई साहब रुक जाइए, हम अभी दूसरी चाय बनाकर देते हैं। सिया और मालती ग्राहकों के उल्टे पांव लौट जाने से काफी परेशान हो जाते हैं। वो दोनों बाद में देखते हैं कि दूध में अधिकतर पानी ही है। ये देख वो दोनों हैरान हो जाती हैं। ये क्या, सुबह जब मैंने देखा था तब ये दूध तो एकदम सही था, और अब इसमें पानी की मिलावट किसने की? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बहू। मालती और सिया की परेशानियां और ज्यादा बढ़ने के लिए लालू चंद उस रात उनके स्टॉल से सारा सामान ही गायब कर देता है और उस गांव के कबाड़ी वाले को बेच देता है। अगली सुबह सारा सामान गायब देख वो दोनों घबरा जाती हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ बहू? हमारे स्टॉल का सारा सामान गायब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे माँ जी? तभी उन दोनों को एक औरत आकर कहती है, अरे मालती बहन, तुम्हारे चाय के स्टॉल का सारा सामान बेच क्यों दिया कबाड़ में? कबाड़ में? नहीं, हमने नहीं बेचा बहन, चोरी हो गया है शायद। नहीं तो चोरी नहीं हुआ है, मैं अभी अभी देख के आ रही हूँ। तुम्हारे स्टॉल का सारा सामान तो वहाँ गुलशन कबाड़ी वाले के पास पड़ा है। क्या? अरे क्या? सिया और मालती दोनों फौरन गुलशन कबाड़ी वाले के पास जाती हैं और उसके पास से पता चलता है कि लालू चंद ने उस सामान को गुलशन कबाड़ी वाले को लेकर दे दिया था। ये जानने के बाद सिया और मालती अन्य गांव वासियों के साथ लालू चंद के चाय स्टॉल पर जाती हैं और सभी गांव वाले लालू चंद को उसके इस बुरे कर्म के लिए मारते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद दोनों सास बहू अपना कुल्हड़ चाय व्यापार जारी रखती हैं। शीतल और प्राची दोनों जुड़वा बहनें होती हैं। शीतल काफी चालाक होती है और वहीं प्राची काफी मासूम और भोली भाली होती है। शीतल की शादी तय हो चुकी थी, इसीलिए शीतल की माँ पार्वती उससे कहती है, बेटा अब तेरी शादी का दिन नजदीक आ ही गया है और अब भी तू खाना बनाना नहीं सीख रही है। अरे कब तक ऐसे ही चलेगा? तू ससुराल जाकर मेरी नाक कटवाना चाहती है क्या? क्या माँ, आप भी ना जब देखो शादी के पीछे पड़ी रहती हो। अरे खाना बनाना तो मैंने शादी के बाद भी सीख लूंगी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी के बाद सब तेरे हाथ का खाना खाना चाहते होंगे और तू तब कैसे खाना बनाना सीख पाएगी? बोल। माँ, शादी मेरी हो रही है, शादी के बाद मुझे दूसरे घर में जाना है ना। हाँ, फिर भी पता नहीं क्यों आप इतना परेशान हो रही हैं। अरे मैं अपने ससुराल में सब संभाल लूंगी। शीतल अपनी माँ की बात को ना ही मानती है और ना ही समझती है। कुछ दिनों बाद शीतल की शादी विनय नाम के लड़के से हो जाती है और शीतल अब अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद शीतल की सास पूनम उसे बोलती है, बहू कल कुछ मेहमान आने वाले हैं घर पर, तो तू सबके लिए खाने में कुछ अच्छा बना दियो। हाँ ठीक है। शीतल अगले दिन सबके लिए मटर पनीर बनाती है और जब वो पनीर खुद चखती है तो वो सब्जी उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इतनी बकवास सब्जी बनाई है मैंने, इसे तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा और मैंने सबके लिए ही सब्जी बनाई है। माँ सही कह रही थी, मुझे खाना बनाना सीख लेना चाहिए था, लेकिन मैंने तो YouTube पर देखकर कोशिश भी की। अब बन ही नहीं रहा खाना, तो मैं क्या करूँ? इन लोगों को पता चला कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ तो इनके ताने शुरू हो जाएंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे सबका मुंह बंद करवाने के लिए। शीतल से जब अच्छा खाना नहीं बनता है तो वो अपनी बहन प्राची को बुलाती है और सबकी नजर से बचाकर दूसरे कमरे में लेकर उसको जाती है। देख प्राची, तुझे तो पता ही है ना कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, और तू मेरी बहन, तू ये कभी नहीं चाहेगी कि मेरा घर टूटे। तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। तू अब यहीं रहियो और खाना बना दिया करियो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरे बदले खाना बना रही है। ठीक है। प्राची के आने के बाद अब शीतल बेफिक्र हो जाती है और प्राची रसोई संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद प्राची रसोई में खाना बना रही होती है, तभी पीछे से विनय आता है और उसे पकड़ लेता है। जीजा जी। जीजा जी? मेरा मतलब है, ये आप क्या कर रहे हो? मैं खाना बना रही हूँ। अरे खाना तो तुम हमेशा ही बनाती हो ना, कभी पति के लिए भी थोड़ा समय निकाल दो। खैर, मैं खुद ही आ गया तुम्हारे पास। प्राची जैसे तैसे विनय से खुद को हटाकर बाहर चली जाती है, लेकिन अब गलतफहमी होनी ही थी जब एक ही घर में दो जुड़वा बहनें रह रही हों। कुछ दिनों बाद सब लोग साथ बैठे होते हैं। प्राची भी वहाँ शीतल बनकर बैठी होती है। तभी पूनम बोलती है,
अरे बहू, कल तू कहाँ गई थी विनय के साथ, बताया नहीं? मुझे तो कुछ बताया ही नहीं शीतल ने, अब मैं क्या बोलूं इन्हें? बहू, अब इतना भी क्या शर्माना, बताना कहाँ गई थी? माँ जी, दरअसल कल हम यही चाट खाने गए थे, मेरी पसंद वाली जगह पर ले गए थे विनय मुझे। ये तुम क्या बोल रही हो? कल हम मूवी देखने गए थे और फिर डॉक्टर के पास। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे भूल गई हो। यार, फिर शीतल की जगह तुम कोई और हो? नहीं, मैं ही शीतल हूँ। वो मुझे लगा कि हमें माँ जी को नहीं बताना है, बस इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सभी लोगों को शीतल कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि वो शीतल तो थी ही कहाँ, वो तो उसकी जुड़वा बहन थी ना। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पूनम प्राची के पास जाकर बोलती है, अरे बहू, जो लोग तेरी शादी के बाद आए थे ना, आज शाम को भी वही मेहमान आने वाले हैं, तो ठीक है। तू इतना सोचकर क्यों जवाब देती है बहू? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुझे कुछ भी बोलते हैं तो तू इतना ज्यादा सोचने लग जाती है, जैसे हमने तुझसे पता नहीं क्या ही बोल दिया हो। तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं कहाँ सोचकर जवाब दे रही हूँ। उस दिन दाल मखनी तो टेंशन में खराब हो गई थी, लेकिन आप चिंता मत करो, अब की बार मैं सोया चाप बनाऊंगी। बहू, सच में ना? तू पक्का ठीक तो है ना? क्योंकि तेरी हरकतों से साफ पता चल रहा है कि तू बिल्कुल ठीक नहीं है। उस दिन तूने दाल मखनी नहीं बल्कि मटर पनीर बनाया था। तुझे हुआ क्या है बहू? देखा माँ जी, आपकी याददाश्त कितनी सही है। मैं तो यही चेक कर रही थी कि आपको सब याद रहता है या नहीं। रोज अब ऐसे ही कुछ होता जा रहा था, जिससे घर वालों का शक बढ़ता ही जा रहा था। ऐसी एक दिन शीतल सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी वो गिर जाती है और वहाँ पर विनय आ जाता है। शीतल, तुम क्या करती हो? थोड़ा तो संभल कर काम किया करो ना। अब देखो, लग गई ना तुम्हारे पैर में, दिखाओ मुझे। बहुत दर्द हो रहा है विनय, ऐसा लग रहा है पैर मुड़ गया। मुड़ा भी है और देखो सूजन भी आ गई है इतनी। सच में तुम डांट खाने का काम करती हो। अब क्या बस ऐसे ही डांटते रहोगे या फिर मेरी मदद भी करोगे? चलो कमरे में, मैं पहले स्प्रे लगा देता हूँ, फिर गरम पट्टी बांध दूंगा। विनय शीतल को कमरे में ले जाकर गरम पट्टी बांध देता है। शीतल भी आराम से सो जाती है। रात के समय जब विनय रसोई में पानी लेने जाता है और वहाँ प्राची आराम से काम कर रही होती है। शीतल, ये क्या? तुम्हें तो इतनी मोच आई थी, तुम कमरे में आराम कर रही थी, तो फिर यहाँ क्यों आई? और इतनी बड़ी मोच ठीक कैसे हो गई? तुम आराम से कैसे चल सकती हो? वो मैं आराम ही कर रही थी, लेकिन ज्यादा मोच थी नहीं, और जब खड़ी हुई तो दर्द भी नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं यहाँ काम करने आ गई। आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आप जाओ, मैं खाना बना लेती हूँ तब तक। विनय का शक अब बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो सब कुछ अपनी माँ को बताता है। 2 दिन बाद जब प्राची खाना बना रही होती है, तभी पूनम की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ मुझे, बचाओ। पूनम की आवाज सुनकर वहाँ विनय, शीतल और प्राची तीनों आ जाते हैं। इसका मतलब हमारा शक सही था। यहाँ माँ जी को कुछ हो गया है, और आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, ये सब जुड़वा बहनों का झूठ पता करने के लिए किया गया है। शीतल, ये सब क्या है? मुझे माफ कर दो, मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए मैंने ये सब किया। शर्म आनी चाहिए, बस खुद को अच्छा दिखाने के लिए ये सब किया। खुद ने कोशिश तक नहीं की और वाह चाहिए। तुम अपनी बहनों को रसोई संभालने के लिए लाई थी ना, लेकिन तुम्हारी बहन के व्यवहार की वजह से हमारे घर के लिए और तुम्हारी बहन ही अच्छी है। प्राची, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विनय प्राची से शादी कर लेता है, जिसके बाद शीतल को अपनी गलती पर बस अफसोस ही होता रहता है। विधवा सुजाता अपने बेटे मिंटू और बेटी चिक्की के साथ रहती थी। वो गांव के एक बड़े और अमीर घराने में रह रहे यामिनी और वीरेंद्र के पास दिन भर काम करने जाती है और उसी कमाई से अपना और अपने बच्चों का पेट पालती। एक दिन की बात है, जब मिंटू और चिक्की दोनों स्कूल से छूटकर घर जा रहे होते हैं, तभी उनके क्लास के कुछ बच्चे एक बड़े से बर्गर और पिज्जा की दुकान में जाकर पिज्जा बर्गर खाते हैं। ये देखकर मिंटू और चिक्की को भी वो खाने का मन करता है। चिक्की, काश हमारे पास भी ढेर सारे पैसे होते तो हम दोनों भी ये पिज्जा और बर्गर खा पाते, है ना? हाँ मिंटू, तू सही कह रहा है, लेकिन हमारे भाग्य में तो अमीरों जैसा खाना लिखा ही नहीं है। तू तो जानता ही है ना, हमारी माँ कितना कष्ट करती है, तब जाकर वो हमें 2 वक्त की रोटी खिला पाती हैं। हाँ चिक्की, सही कहा तूने।
तभी उस दुकान के अंदर से दो बच्चे आते हैं और मिंटू और चिक्की के सामने वो पिज्जा बर्गर खाते हैं। तुम दोनों बस दूसरों को अच्छा और अमीरों वाला खाना खाते हुए देखते ही रहोगे, कभी खा नहीं पाओगे, गरीब जो ठहरे। बिल्कुल सही कहा यार तूने गोलू। बेचारे मिंटू और चिक्की, इन दोनों का तो नसीब ही खराब है। अगर ये दोनों भी हमारी तरह अमीर होते तो हमारे साथ ये पिज्जा और बर्गर खा पाते, लेकिन नहीं, इनके नसीब में ये सब है का। मिंटू और चिक्की को बहुत बुरा लगता है। ओए गोलू और पिंकू, ज्यादा मत बोलो। हम गरीब हैं लेकिन बेवकूफ नहीं, जो तुम्हारी बातें सुनकर यहाँ से परेशान हो जाए। आइंदा से मुझे और मेरे भाई मिंटू को कुछ बोला तो छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को, समझ गए ना तुम दोनों? हाँ चल मिंटू। हाँ चिक्की। चिक्की और मिंटू घर जाते हैं और रात में सुजाता काम से आकर चूल्हे पर दाल चावल पकाकर उन दोनों को दाल चावल देती है। ये लो चिक्की और मिंटू, जल्दी से हाथ धोकर खाना खा लो और फिर सो जाना। ठीक है माँ। चिक्की मिंटू, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण तुम दोनों को ये खाना खाना पड़ता है। आज मुझे रोमिला बता रही थी कैसे बर्गर शॉप के बाहर खड़े रहकर तुम दोनों अपनी क्लास के बाकी बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खाते देख रहे थे। रोमिला वहाँ से गुजर रही थी तभी। अच्छा ऐसी बात है क्या? माँ आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और मिंटू हमारी परिस्थिति को समझ सकते हैं। हाँ माँ आप चिंता मत कीजिए, हम भी अमीरों वाला खाना खाएंगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं बहुत अच्छी नौकरी पर लगूंगा और ढेर सारे पैसे कमाकर वो सारी इच्छाएं पूरी करूंगा जिन्हें हम तीनों आज पूरी नहीं कर पा रहे हैं माँ। मेरे प्यारे बच्चे। सुजाता के बच्चे काफ़ी समझदार हो जाते हैं। फिर एक दिन जब सुजाता की मालकिन यामिनी के घर उसके पति वीरेंद्र की बड़ी सी बर्थडे पार्टी होती है, तभी वहाँ पर सारा अमीर खाना आता है। अरे ओ सुजाता मैडम, तुम यहाँ गेस्ट नहीं नौकरानी हो। जाओ जाकर सबको कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता सर्व करो। आई बड़ी नालायक कहीं की। माफ कीजिएगा मैम साहब, मैं अभी सबको दे देती हूँ, माफ कीजिए। यामिनी और वीरेंद्र दोनों बहुत ही अकड़ू और बुरे स्वभाव के होते हैं। रात के 10 बज चुके थे। जहाँ रोज सुजाता काम से 8 बजे छूटकर घर चली जाया करती थी, वहीं आज उसे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो यामिनी से जाकर कहती है, मेम साहब मैं घर चली जाऊं, मेरे बच्चे मिंटू और चिक्की दोनों घर पर अकेले हैं, मुझे जाने दीजिए ना मेम साहब। अरे रोज थोड़ी तुम्हें मैं रोक कर रखती हूँ, आज मेरे घर पर पार्टी है, तुम्हारे साहब का जन्मदिन है, इसीलिए रुकाया है। ज्यादा नखरे मत करो और बार बार आकर मेरा कान मत खाओ और 1 घंटे के बाद चली जाना। जाओ जाकर सबके लिए समोसे तलो और केक कट करके सबको बांट दो। लेकिन मेम साहब मेरे बच्चे वो भूखे। ओफो ठीक है चली जाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन फिर कभी आना मत मेरे यहाँ काम करने। तुमसे और 1 घंटा भी नहीं रुका जा रहा है ना? नहीं मेम साहब ऐसा मत कीजिए, अगर आप मुझे काम से निकाल दोगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। ठीक है मेम साहब, मैं रुक जाती हूँ और 1 घंटा। सुजाता बहुत परेशान हो जाती है। उसे केक कट करके परोसते समय बस अपने बच्चों की ही चिंता लगी रहती है। बेचारे मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, कुछ बनाकर भी नहीं आई हूँ मैं काम के चक्कर में, लेकिन अगर अभी गई तो मेम साहब मुझे काम से निकाल देंगी। हे भगवान, जल्दी से वक्त गुजर जाए और फटाफट मैं अपने बच्चों के पास पहुँच पाऊँ और उन्हें जल्दी से कुछ खिला दूँ। एक काम करती हूँ, मैं पार्टी में आया हुआ बचा हुआ खाना ही अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। मैं भूखी रह लूँगी वो चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे वो भूखे नहीं रहने चाहिए। सुजाता अपने बच्चों के लिए पार्टी का बचा हुआ खाना लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसे यामिनी रोक लेती है और वो सभी मेहमानों के सामने सुजाता को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। क्या हुआ मेम साहब, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके बदले आप मुझसे ऐसे तमाचा मार रही हैं? अरे बेशरम गरीब गवार औरत, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर से खाना चुरा कर ले जाने की, चोरी कहीं की। सही कह रही है यामिनी, तुमने ये खाना चोरी किया है। तुम जैसे नालायक गरीबों से और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। निकल जाओ मेरे घर से और ये खाना यहीं रख दो, आइंदा से यहाँ पर दिखी तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। लेकिन मेम साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने तो ये खाना लेकर जा रही थी, बस मुझे लगा कि फेंकने की जगह ये खाना मेरे बच्चे खा लेंगे। मेरा विश्वास कीजिए मेम साहब। चुप रहो तुम और अपनी फालतू की बकवास बंद करके दफा हो जाओ यहाँ से, इडियट। ऐसा मत कीजिए मेम साहब, मेरे पास और कोई काम नहीं है, एक आपके भरोसे मैं अपना घर चलाती हूँ, मुझे मत निकालिए काम से। साहब, मेम साहब, मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप दोनों से विनती करती हूँ। सुजाता उन दोनों से खूब विनती करती है, लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उसे काम से निकाल देते हैं,
जिसके बाद सुजाता के लिए सब कुछ बहुत कठिन हो जाता है। उसे अब कहीं और नया काम भी नहीं मिलता है और रोज उसे और उसके बच्चों को सूखा प्याज और रोटी खानी पड़ती। उनके हालात काफी खराब हो जाते हैं। लेकिन एक दिन सुजाता देखती है कि गांव में एक खाना बनाने का कंपटीशन हो रहा है, जिसमें से सबसे अलग और अनोखी डिश बनाएगा जो वो बनेगा विजेता। अरे वाह, मेरे पास तो ढेर सारी डिशेस हैं जिन्हें मैं अलग और अनोखे तरीके से बना सकती हूँ। मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। मैं इसमें जरूर भाग लूंगी अब तो। सुजाता उस कंपटीशन में जाकर अलग और अनोखे प्रकार के गुलाब जामुन बनाती है और वो जजेस को काफी पसंद आते हैं और वो उसे ही विजेता बनाते हैं, जिसके बाद वो 5 लाख रुपए का इनाम जीतती है और नया घर और अमीरों जैसा खाना खाने लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये अमीरों जैसा खाना खा पाऊंगी। सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अपनी किस्मत पर। माँ, आपने कर दिखाया है, हमें आप पर बहुत गर्व है। ये सब आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही हुआ है माँ। आप हो ही इतनी अच्छी, इसीलिए भगवान जी ने आपके साथ अच्छा किया है। यहाँ सुजाता के साथ अच्छा हो जाता है, वहीं यामिनी और वीरेंद्र का बिजनेस में काफी लॉस हो जाता है, जिस कारण वो दोनों अमीर से गरीब हो जाते हैं और उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमारे साथ अच्छा होगा, वरना बुरे कर्मों के फल की सजा बद से बदतर होगी। पूजा और ज्योति दोनों सगी बहनें थीं। दोनों की शादी भी हो गई थी, लेकिन पूजा की शादी एक अमीर घर में हुई थी और वहीं दूसरी तरफ ज्योति की शादी एक छोटे से गरीब घर में हुई थी। एक दिन तेज धूप में ज्योति पूजा के घर जाती है और एसी के आगे बैठ जाती है। पूजा ज्योति के लिए ठंडा पानी लाती है। अरे इतनी धूप में पैदल आने की क्या जरूरत थी? दीदी, अब मेरे पास गाड़ी तो है नहीं जो मैं एसी वाली गाड़ी में आराम से आ जाती। अब जब कुछ है ही नहीं तो मुझे पैदल ही आना पड़ता ना। चलो कोई बात नहीं, तुम आ गई, अब थोड़ी देर आराम करो। आज वो ऑफिस खाना लेकर नहीं गए हैं, मैं उन्हें खाना देने ही जा रही हूँ। आधे घंटे में आ जाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, मैं यही हूँ दीदी, आप आराम से आओ। पूजा वहाँ से चली जाती है और ज्योति आराम से टीवी देखने लगती है। तभी कमरे से निकलकर पूजा की सास मालती आती है और ज्योति को देखकर कहती है, अरे ज्योति बेटा, तू यहाँ कब आई? नमस्ते माँ जी, मैं थोड़ी देर पहले ही आई थी। पूजा दीदी को कुछ काम था इसीलिए वो बाहर चली गई। जाने से पहले मुझसे मिलकर ही गई हैं। हाँ, आज वो दीपक खाना नहीं लेकर गया है ना, तो बस उसे खाना देने ही गई है। अच्छा, आपको ये बताया क्या? ये बताया मतलब क्या है ज्योति बेटा तेरा, और कहाँ जा सकती है वो? हाँ माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हो, इसीलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। अब बता मुझे, तुझे क्या बताया तेरी बहन ने? वो पूजा दीदी अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने गई हैं। मैंने तो उन्हें ये कहा था कि आपको भी ले जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और ये कहा कि आपको नहीं लेकर जाना। तभी तो झूठ बोलकर जा रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा आपके लिए। क्या बहू ने ऐसा कहा तुझसे? माँ जी, मैं कोई आग तो लगाऊंगी नहीं अपनी ही बहन के घर। अब जैसी मेरी माँ है मेरे लिए वैसे ही आप भी हो, तभी आपको बता रही हूँ। लेकिन माँ जी, आप मुझसे वादा करो, आप दीदी को कुछ मत बोलना। कभी कभी मन कर जाता है ना घूमने का, इसीलिए चली गई होंगी ना। ज्योति कहने को तो पूजा की बहन थी, लेकिन वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती थी अपनी बहन के घर में जहर घोलने के लिए। ऐसे ही सब अच्छा चल रहा होता है। कुछ दिनों के बाद ज्योति अपने घर में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर पूजा आती है। ज्योति, क्या कर रही हो तुम? क्या बताऊं दीदी, हम तो इतने गरीब हैं कि फ्रिज तक नहीं हमारे घर में। दिन में ही खाना बनाया था, पूरा खराब हो गया गर्मी की वजह से, इसीलिए दोबारा बना रही हूँ। बस इतनी सी बात? अरे मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे बोल सकती हो ना। चलो हम अभी फ्रिज लेने चलते हैं तुम्हारे लिए। क्या दीदी, तुम मुझे फ्रिज दिला रही हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। अब बातें बाद में, और चलो मेरे साथ। पूजा ज्योति को एक नया बहुत ही महंगा फ्रिज दिला देती है। ज्योति घर में फ्रिज देखकर बहुत खुश होती है। रात के समय ज्योति का पति संजय घर आता है। देखा आपने, पूजा दीदी ने हमें इतना महंगा फ्रिज दिलवाया है। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि अपनी बहनों से इतनी महंगी महंगी चीजें मत लिया करो। मैं क्या तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर रहा हूँ? अरे जब मेरी दीदी को दिलदार बनने का इतना ही शौक है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? ज्योति, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ
कि मुझे तुम्हारी अमीर बहन के एहसान लेना और तुम्हारा बार बार उनके घर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे से तुम ध्यान रखना। ज्योति किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती है। कुछ दिनों बाद ज्योति बाजार से सब्जी लेकर आती है। तभी रास्ते में गाड़ी से आता पूजा का पति दीपक मिलता है और वो ज्योति को देखकर गाड़ी रोकता है। अरे ज्योति, तुम सब्जी ले रही हो क्या? हाँ जीजा जी। सब्जी ले ली हो तो आ जाओ गाड़ी में। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है जीजा जी। हाँ ठीक ही है, अब बहुत पुरानी हो गई है, नई गाड़ी लूंगा अब दिवाली में। और जीजा जी बताइए, आपके और दीदी के बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ, हम दोनों के बीच तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो कुछ दिनों पहले पूजा दीदी मेरे घर आई थी, काफी परेशान थी। क्या पूजा परेशान थी? लेकिन पूजा ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्या जीजा जी, आप बिना? अरे आप लोगों की वजह से ही तो दीदी परेशान है। कह रही थी कि आपका कहीं चक्कर चल रहा है और माँ जी भी दीदी को मारती हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन घर में मामले में मैंने सोचा कि कहाँ मैं कुछ बोलूँ। घर में तो मामले से होते रहते हैं और थोड़ी बड़ी तो लड़ाई होती रहती है ना। ये सब बिल्कुल झूठ है, मेरा कभी भी कोई चक्कर नहीं है। और माँ पूजा को मारेगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माँ तो पूजा को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। यही तो मैंने भी कहा था ना उन्हें, लेकिन उन्होंने बोला कि आप लोग उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। ये भी कहा था कि आप बाप भी नहीं बन सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा पूजा मेरे और माँ के बारे में इतना कुछ बोल सकती है। अच्छा हुआ ज्योति, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। ज्योति अपनी बहन के ससुराल वालों को पूजा के खिलाफ भड़काती रहती है और धीरे धीरे पूजा के ससुराल में दरार भी आने लगती है। ऐसे ही एक दिन पूजा दीपक को गले लगाकर कहती है, आज तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। दूर हटो पूजा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। दीपक, तुम्हें क्या हुआ है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम मेरे तरफ ठीक से देखते भी नहीं हो और ना ही ठीक से बात करते हो। मुझसे कुछ हुआ है क्या? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जब तुम मेरे साथ खुश ही नहीं हो तो साथ रहकर क्या हो जाएगा? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ। और ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से? तुमने अपनी बहन को क्या बोला कि मैं बाप नहीं बन सकता, मेरा बाहर चक्कर है, मेरी माँ तुम्हें मारती है? क्या ज्योति ने तुम्हें ये सब कहा? पूजा को दीपक सब बताता है और कुछ देर बाद मालती भी सब कुछ बताती है जो बात ज्योति ने उससे कही थी। फिर तीनों ज्योति के घर जाते हैं जहाँ ज्योति अपने पति के साथ बैठी थी। अरे आप तीनों यहाँ एक साथ? दीदी आपने बताया भी नहीं। ज्योति, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही बहन के घर को तोड़ते हुए? तुमने मेरे ही ससुराल वालों को मेरे खिलाफ भड़काया। मैंने कब कहा कि मेरी सास मुझे मारती है? क्या हुआ ज्योति, बताओ ना अब वो सब जो अब तक तुमने हमें बताया था। आप भी क्या मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हो? वो सब तो मैंने मजाक किया था। मेरी बहन तो इतनी अच्छी है कि मैं उसकी तारीफ करते नहीं थकती हूँ। बस करो ज्योति तुम। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा, लेकिन अब तुम मेरी नज़र और दिल दोनों से उतर गई हो। ज्योति की सच्चाई पूजा के घर वालों के नज़र में आ जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। पूजा ज्योति से सारे रिश्ते तोड़ देती है। ये सब देखकर संजय कहता है, ज्योति, तुम इस हद तक गिर जाओगी कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता था कि तुम्हें अमीर होना है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारे मन में अपनी ही बहन के लिए इतनी जलन है। मुझे भी अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। मेरे घर से निकल जाओ। संजय भी ज्योति से अपना रिश्ता तोड़ देता है, जिसके बाद ज्योति के पास बस पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। रंजीत अपनी बेटी गोपी के साथ रहता है। गोपी कॉलेज में पढ़ने जाती है। रंजीत गांव में पानी पूरी बेचता है और रंजीत के हाथ की पानी पूरी सभी को बहुत पसंद आती है। अरे वाह वाह, क्या बात है रंजीत भाई साहब, आनंद ही आ गया इस पानी पूरी को खाकर। अरे पूरे गांव में इकलौते तुम ही हो रंजीत भाई जिसके पास तरह तरह के फ्लेवर्स वाली पानी पूरी मिलती है, वरना गांव में तो सभी बस वो पुराने जमाने वाली सादी पानी पूरी बेचते हैं। धन्यवाद भाई। ये लो तुम्हारी ये मेथी फ्लावर और तुम्हारी लहसुन फ्लेवर वाली पानी पूरी। अरे मुझे ना पानी पूरी खाने के बाद वो सूखा पूरी जरूर देना। हाँ अरे क्यों नहीं, वो तो हर ग्राहक का जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना। मैं वो आप लोगों से कैसे छीन सकता हूँ। जो भी रंजीत के पास पानी पूरी खाने आता वो उसकी तारीफें किए बगैर जा ही नहीं पाता। कुछ लोग तो रंजीत की पानी पूरी की तुलना सीधे अमृत से करते हैं और ये सब जानकर उसकी बेटी गोपी और पत्नी वसुंधरा को बहुत खुशी होती है। ईश्वर करे बस यूं ही हमारा पानी पूरी का छोटा सा व्यापार चलता रहे। क्यों नहीं चलेगा माँ?
जब पापा जैसे इतने होनहार व्यक्ति पानी पूरी बेचकर सबका पेट भरते हैं, इतनी अच्छी पानी पूरी बनाते हैं, तो कोई क्यों नहीं खाना चाहेगा इनके हाथों की पानी पूरी। हाँ गोपी बिटिया, ये बात तो तूने सही ही कही है। रंजीत जी, आप सच में बहुत अच्छी पानी पूरी बनाते हैं। शुक्रिया भाग्यवान, शुक्रिया। वैसे गोपी बिटिया, तुम्हें एक रोज की बात बताऊं? तुम्हारी माँ ने मेरे हाथों की पानी पूरी खाकर ही मुझसे प्रेम किया था और उसके बाद हमारी शादी तय हुई। ओहो, क्या बात है माँ। क्या जी, आप भी ना। वसुंधरा वहां से शर्माते हुए रसोई में चली जाती है। देखिए पापा कैसे शर्माते हुए भागी हैं माँ। हाँ हाँ गोपी बिटिया। खैर, अब तुम खाना खाकर जल्दी से पढ़ाई करने बैठ जाओ। हाँ बिटिया, अगले हफ्ते से तुम्हारी परीक्षा है। हाँ पापा। गोपी अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत करती है और अच्छे नंबर लाती है, लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक से जब गोपी कॉलेज से घर आती है, तभी वो देखती है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। देख गोपी बिटिया, चले गए तेरे पापा हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे इनके बिना। पापा, ये नहीं हो सकता पापा। पापा, आप मुझे और माँ को छोड़कर नहीं जा सकते पापा। पापा। इनके अचानक से हार्ट अटैक आया है गोपी। क्या? अपने पिता के जाने के बाद गोपी अकेली हो जाती है। अब उसके पास बस अपनी बूढ़ी माँ वसुंधरा का सहारा होता है। एक तरफ कॉलेज की पढ़ाई और दूसरी तरफ घर का खर्च। अब गोपी बहुत परेशान हो जाती है। तभी वसुंधरा उससे कहती है, गोपी बिटिया, तुझे घर खर्च की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगी और पैसे कमा कर तेरा और अपना पेट भरूंगी। तू केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लाडो। नहीं माँ, आप बाहर जाकर काम नहीं करोगी। आपको अस्थमा है माँ, आप घर के कामों को भी सही से कर नहीं पाती। ऊपर से आपका बढ़ता हुआ घुटनों का दर्द और बीपी की प्रॉब्लम्स। नहीं नहीं, मैं आप पर किसी तरह का बोझ नहीं डालूंगी। आप घर पर ही रहोगी माँ। लेकिन बिटिया, अगर मैं घर पर रही तो घर खर्च कैसे चलाएंगे हम, कैसे करेंगे अपना जीवन यापन। मैं पानी पूरी बेचूंगी, ठीक उसी तरह जैसे पापा बेचा करते थे। क्या? ये तू क्या कह रही है गोपी? हाँ माँ, मैं पानी पूरी बेचकर पैसे भी कमाऊंगी और साथ ही अपनी पढ़ाई को भी पूरा करूंगी। लेकिन गोपी बिटिया, तू ये दोनों काम कैसे कर पाएगी? एक वक्त पर दो नाव पर सवार होने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। तुझसे नहीं हो पाएगा ये बिटिया, समझने की कोशिश कर। अगर तन और मन से ठान लिया जाए तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है माँ, और मैं दोनों काम अच्छे से करूंगी। बस आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए माँ। गोपी अब रोज सुबह कॉलेज जाया करती और दोपहर से लेकर रात तक पानी पूरी बेचने लगती है। वो ठीक अपने पिता की तरह ही पानी पूरी बेचा करती है, जिसके लिए ग्राहक उसकी प्रशंसा भी करते हैं। वाह गोपी बिटिया वाह, तुम तो एकदम अपने पिता की तरह ही पानी पूरी बनाती हो। एकदम वही स्वाद, वही अपनापन महसूस होता है तुम्हारे हाथ की पानी पूरी को खाकर। हाँ गोपी बिटिया, तुम सच में बहुत मेहनती हो। पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी संभाल रही हो, वो भी इस उम्र में। वाकई में काबिले तारीफ काम कर रही हो तुम। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। धन्यवाद बिटिया। गोपी दिन रात मेहनत मशक्कत करती है और इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो परीक्षा में हर बार अव्वल आती रहती है, जिससे उसकी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की कनिका उससे जलती है। कनिका, ये गोपी दोपहर से रात तक पानी पूरी बेचती है, उसके बाद भी ये हर बार परीक्षा में अव्वल आती रहती है। ये कैसे संभव हो सकता है? और हाँ, गोपी तो तुम्हें भी पीछे छोड़ रही है अब तो। ज्यादा दांत मत दिखा त्रिशा, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे ये सारे सड़े हुए दांत फोड़ दूंगी। मैं कनिका हूँ और कनिका को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अब तू देख गोपी, कैसे तेरे रास्ते की काली बिल्ली बनती है ये कनिका। कनिका और त्रिशा रात में अपने चेहरों पर कपड़ा बांधकर उसी रास्ते से जाती हैं जिस रास्ते से गोपी अपने घर की तरफ जाती है। और वो रास्ते में जाते समय अचानक से गोपी की आंखों में एक ऐसा पाउडर छिड़कते हुए भागती है जिससे गोपी अंधी हो जाती है। आ नहीं, मेरी आंखें। अब देखना त्रिशा, ये अंधी गोपी अब ना तो पढ़ पाएगी और ना ही पानी पूरी बेच पाएगी है। मानना पड़ेगा कनिका,
बहुत ही चालाक और चंट निकली तुम तो। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बेचारी गोपी को वहां के आस पड़ोस वाले उसके घर ले जाते हैं और वसुंधरा उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर इलाज के लिए पूरे 3 लाख रुपए मांगते हैं। 3 लाख रुपए? जी वसुंधरा बहन, पूरे 3 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा तुम्हें। तब जाकर गोपी की आंखों का ऑपरेशन होगा, उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस से फिर लौट आएगी। लेकिन 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? वसुंधरा बहुत परेशान हो जाती है। घर जाते समय रास्ते में एक आदमी भोपू में घोषणा करते हुए जाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वासियों सुनो, हमारे गांव में होने जा रहा है एक 5 मिनट कुकिंग कंपटीशन। जो व्यक्ति 5 मिनट में कोई भी अच्छी डिश बनाएगा और वो अगर जजेस को पसंद आ गई तो उसे मिलेंगे पूरे 5 लाख रुपए इनाम के। सुनो सुनो सुनो। ये सब गोपी सुन लेती है। माँ, मैं इस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, मुझे वहाँ ले चलो ना माँ। गोपी बिटिया, तू ये कैसी बातें कर रही है? बिना आंखों की रोशनी के तू पानी पूरी कैसे बना पाएगी? माँ, बिना देखे ही मैं महसूस करके भी पानी पूरी बना सकती हूँ। रोज बनाकर मुझे आदत सी हो गई है। आप मुझे प्लीज ले चलो ना वहाँ पर। गोपी के बहुत जिद करने पर वसुंधरा उसे उस कंपटीशन में ले जाती है, जहाँ पर अंधी गोपी पानी पूरी बना लेती है और वो पानी पूरी जजेस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जिसके बाद वो गोपी को ही विनर बनाते हैं और वो पूरे 5 लाख रुपए का इनाम जीत लेती है और अपना इलाज कराती है। वहीं कनिका और त्रिशा दोनों का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद वो दोनों जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाती हैं। इस तरह उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल मिल जाता है।